इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा हमने पहले भी जाना, ये जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है इसमें कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन, टिश्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, रीजनरेटिव मेडिसिन लाइक स्टेम सेल, जीन थेरेपी और भी बहुत कुछ है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके प्योरीफाइड बायोथेरेप्यूटिक एजेंट इंडस्ट्रियल स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इनके अंदर नए एजेंट भी शामिल हैं और साथ ही साथ वो पुराने भी जिन्हें स्मॉल क्वांटिटी में पहले बनाया जाता रहा है, जैसे कि वैक्सीन्स। क्रूड वैक्सीन्स बहुत पहले से इंडिया, चाइना, पर्शिया में आदि में इस्तेमाल की जाती रही हैं, लेकिन इनका इंडस्ट्रियल स्तर पर और अच्छी तरीके से इस्तेमाल 1798 में जब डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इनको डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसके बाद संभव हुआ है। तो सेफ और इम्प्रूव्ड ड्रग्स और बेहतर ड्रग डिलीवरी, बेहतर डायग्नोसिस, डिटेक्शन के क्विक मेथड्स, नई और सेफ वैक्सीन्स का निर्माण, नए प्रकार के थेरेप्यूटिक्स का निर्माण, नए प्रकार के मेडिकल एप्लीकेशन, ये इसके कारण संभव हुए हैं। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बहुत सारे बायोथेरेप्यूटिक एजेंट जो कि क्लिनिकल यूज में आ रहे हैं वो बायोटेक फार्मास्यूटिकल्स हैं, जैसे इंसुलिन, जो सबसे पहली अर्लीस्ट रिकॉम्बिनेंट ड्रग है। कैनेडियन फिजियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बेंटिन और चार्ल्स बेस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था 1921 में। ये पहली बायो इंजीनियर्ड ड्रग है जो कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में, जो ह्यूमन इंसुलिन की है, ह्यूमन इंसुलिन, वो 1982 में FDA के जरिए अप्रूव की गई थी। पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो 1986 में अप्रूव हुई थी वो थी हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, जिसको यीस्ट के अंदर तैयार किया गया था, जो मर्क कंपनी की रिकॉम्बीवैक्स HB के नाम से आती है। इसके अलावा FDA ने कई और रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स को अप्रूव किया है, जिसमें एड्स, अनीमिया, कैंसर, खासतौर पे कापोसी सार्कोमा, ल्यूकेमिया, कोलोरेक्टल कैंसर, किडनी, ओवेरियन कैंसर। इसके अलावा कुछ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, गॉचर्स डिजीज, हीमोफीलिया ए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, टर्नर सिंड्रोम, डायबिटिक फूड अल्सर, डिप्थीरिया, जेनिटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल हैं। इनके लिए कई प्रकार की रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स तैयार की जा चुकी हैं। बायोटेक के कारण ही ये सब कुछ संभव हुआ है, और आज की तारीख में 100 से अधिक रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स और वैक्सीन प्रयोग में लाई जा रही है। स्टेम सेल रिसर्च निश्चित तौर पर बहुत अधिक संभावनाएं रखती हैं, जिनके कारण न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और अन्य टिश्यू और ऑर्गन लॉस से संबंधित कंडीशंस का इलाज किया जा सकता है। DNA एनालिसिस, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के DNA को कंपेयर करना शामिल है, जिसको हम RFLP के जरिए या मिनी सैटेलाइट रिपीट सीक्वेंस के जरिए कर सकते हैं। तो DNA प्रोफाइलिंग इसी प्रकार से की जाती है, जिसमें हम मल्टीलोकस PCR एनालिसिस करते हैं DNA का, और इसके माध्यम से हम सस्पेक्ट और विक्टिम के, खास तौर पे हम फोरेंसिक के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में, पैटर्निटी डिस्प्यूट में और अन्य लीगल इश्यूज में इसमें। तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और
डीएनए जो है वो हेयर, बॉडी फ्लूइड, स्किन आदि से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और रैपिडली डेवलपिंग फील्ड जो है वो प्रोटियोमिक्स है, जो कि प्रोटीन के एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। ये 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे किया जाता है, उसके बाद इसका मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है हर एक प्रोटीन का। इस प्रोटीन के माध्यम से डिजीज एसोसिएटेड जो प्रोटीन है अगर उनका की पहचान की जा सकती है बायोलॉजिकल सैंपल में। फॉर एग्जांपल जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इंडिकेट करती है कि ब्लड वेसल में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेटरी चेंज आ तो नहीं रहा, तो इससे हम आर्थरोस्क्लेरोसिस की संभावना का पता लगा सकते हैं। नैनो मेडिसिन भी एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं विभिन्न प्रकार के नैनो पार्टिकल, नैनो डिवाइसेस का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मेडिकल फील्ड में कैंसर का डिटेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करना, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना और आर्थरोस्क्लेरोसिस की समस्या को निदान करना जैसे प्रयोग शामिल है। एफडीए ने फॉर एग्जांपल अप्रूव किए है एक पैक्लिटेक्सेल एल्ब्यूमिन स्टेबलाइज्ड नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन जिसका नाम है एब्रैक्सेन, जो कि मेटास्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा पैंक्रियास के ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। इसी प्रकार से एंजियोप्लास्टी के बाद में हार्ट आर्टरीज को ओपन बनाए रखने के लिए ही नैनो पार्टिकल का भी उपयोग किया जाने लगा है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में एक फील्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के एप्लीकेशन का भी आता है, जो कि विभिन्न बीमारियों कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए तैयार किए जा चुके हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अभी अस्थमा, कॉन्स डिजीज और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये किसी पर्टिकुलर सेल सरफेस मार्कर के अगेंस्ट होते हैं, उसे टारगेट करते हैं और इस माध्यम से ये जो ड्रग है उसको सीधा कैंसर सेल तक पहुंचाते हैं। नॉर्मल टिश्यू पे किसी तरह का डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट जो बड़ा फील्ड है वो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना, बेहतर यील्ड प्राप्त करना और एडवर्स इफेक्ट्स जो इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं उन्हें मिनिमाइज करना, जैसे पेस्ट से कॉम्बेट करना बिना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए। और इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी की जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है वो है बीटी जीन का उपयोग, जो कि एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन है जिसे कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन में आदि में इंसर्ट किया गया था। इसके कारण से जो पेस्टिसाइड का उपयोग है उसे कम किया जा सकता है। तो न केवल मिनिमम और लो यूज किया जा रहा है पेस्टिसाइड का, जिसके कारण क्रॉप पे बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ ये जो पेस्टिसाइड है इसका इन्वायरमेंटल लोड भी घट गया। तो जो इसके जैसे एग्जांपल बताया बीटी, ये जो जीन है ये प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल प्रोटीन, जिसको हम CRY, क्रिस्टल का CRY आता है तो क्रिस्टल प्रोटीन, CRY प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट के लार्वा के लिए हानिकारक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। वैसे तो ये प्रोटीन जो होता है वो इनर्ट फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये लार्वा के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है तो अल्कलाइन पीएच में ये परिवर्तित होता है और लीथल इफेक्ट शो करता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स विभिन्न इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जैसे CRY1AC एंड CRY2AB। ये कॉटन बॉलवर्म के लिए CRY1AB जो है वो कॉर्न बोरर, CRY3AB कोलोराडो पोटैटो बीटल, थर्ड BB कॉर्न रूटवर्म के लिए होता है। इसके अलावा निमेटोड के अगेंस्ट भी बायोटेक का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है वो देखें कि यहाँ स्पेसिफिक जीन जो कि cDNA के फॉर्म में है, जिसे हमने पर्टिकुलर निमेटोड से लिया है, इसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है प्लांट में यूजिंग मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
इसके कारण से जो है जीन को इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि दोनों ही, यानी कोडिंग आरएनए और एंटीसेंस नॉन कोडिंग आरएनए दोनों ही प्रोड्यूस हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस कारण ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं और ये न्यूट्रलाइज करते हैं जो निमेटोड का स्पेसिफिक आरएनए को है, उसके कारण को बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें होता यह है कि निमेटोड से जो स्पेसिफिक आरएनए उस सेल के अंदर बन रहे हैं, एमआरएनए बन रहे हैं पर्टिकुलरली, जो उसकी फंक्शनिंग को, उस प्लांट की फंक्शनिंग को रोकेगा सेल की, तो उसके साथ में ये जो आरएनए बने हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग, ये उसके साथ में जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड बना देते हैं, जिसके कारण एमआरएनए क्योंकि अब डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो वहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ये प्रक्रिया कहलाती है आरएनए इंटरफेरेंस। इसके कारण से जो पैरासाइट है वो ट्रांसजेनिक होस्ट में मल्टीप्लाई नहीं कर पाता अल्टीमेटली, और ट्रांसजेनिक प्लांट है वो प्रोटेक्टेड रहता है पेस्ट से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, इनका उपयोग करके राइस, कसावा, टमाटर जो है टमाटो आदि का जो कि वायरल डिजीज से फ्री है, उनका इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ILTAP तैयार कर रही है। ILTAP ने 1995 में रिपोर्ट किया था पहला रेजिस्टेंट जीन युक्त राइस को, जो कि वायरसेस से रेजिस्टेंट था, सॉरी बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट था। ये रेजिस्टेंट था ज़ैंथोमोनास ओराइजी के प्रति। तो इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए इम्प्रूव्ड और सेफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। इसके उपयोग से अच्छी क्रॉप यील्ड प्राप्त हो रही है, अच्छे न्यूट्रिएंट और बेटर टेस्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे टमेटो और अदर जो एडिबल क्रॉप है उनमें विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन आदि का स्तर और बेहतर किया जा सक रहा है। राइस के अंदर आयरन लेवल को बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण एनीमिया की कंडीशन में लाभदायक रहे। इंसेक्ट और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट तैयार हो पा रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से नॉन सेलेक्टिव चेंजेस और लॉन्गर सेल्फ लाइफ आपको फ्रूट और वेजिटेबल की मिल रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल, फूड, फीड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मिटिगेशन, पॉल्यूशन मिटिगेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और ह्यूमन एनिमल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट, ये सभी आपको पोटेंशियल इन सभी क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देख पाएंगे। कॉर्न और मेराइन ऑर्गेनिज्म जो है उनका इस्तेमाल करके बायोफ्यूल प्रोडक्शन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ कई प्रोसेसेस के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करके भी बायोफ्यूल और केमिकल्स का प्रोडक्शन संभव हो पा रहा है। नेक्स्ट जो बड़ा फील्ड है वो है फूड बायोटेक्नोलॉजी। ये एक इमर्जिंग फील्ड है। इसका उद्देश्य जो है वो है फूड प्रोडक्शन में वृद्धि, न्यूट्रिशनल कंटेंट में वृद्धि और फूड के टेस्ट में वृद्धि। इसके माध्यम से फूड को और ज़्यादा सेफ और बेनिफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें और कम पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड और भी कम हो, बेहतर फ्लेवर, अधिक विटामिन, मिनरल्स और जो फैट को लेस एब्जॉर्ब करे। इसके अलावा फूड बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फूड्स में से जो एलर्जेंस हैं उनको और टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी भी एक बायोटेक्नोलॉजी का इमर्जिंग एरिया है। इसके माध्यम से वास्ट ट्रीटमेंट, इन्वायरमेंटल चेंजेस की मॉनिटरिंग, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, इसके अलावा फाइटो रिमेडिएशन, प्लांट के माध्यम से बायो रिमेडिएशन की प्रोसेस, डिकंटामिनेशन और कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा
एंजाइम बायोरिएक्टर्स का उपयोग किया जा रहा है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन, बायोगैस, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एंजाइम्स का प्रोडक्शन, साथ ही साथ कुछ केसेस में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं पॉल्यूशन फाइटिंग के वो खुद भी यूजफुल है। फॉर एग्जांपल जो मीथेन बैक्टीरिया से डिराइव हो रही है जो कि सल्फर लिक्विड को डिग्रेड कर रहा है, उसका जो अपशिष्ट है उसका उपयोग पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। इसी प्रकार से ये मेथेन जो है वो फ्यूल और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज की जा रही है। इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का उत्पादन और निश्चित तौर पे जब पेस्टिसाइड का कम उपयोग होगा तो फार्मर भी उसके प्रति कम एक्सपोज होगा। नेक्स्ट जो बड़ा फील्ड है वो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ बायो प्रोसेसिंग यानी कि लिविंग एनिमल का इस्तेमाल करके या उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके प्रोसेसिंग और बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल स्केल पे उत्पादन। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है इस बायोटेक का उपयोग उद्देश्य है टू डेवलप न्यूअर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स which are economically and better than pre-existing ones with minimum environmental impact। तो ये कुछ प्रयोग हैं जैसे बायो रिफाइनरीज वेयर ऑयल सुगर बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इन बायोफ्यूल बायोप्लास्टिक बायोपॉलीमर्स, ये सब चीजें। इसके अलावा मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करके जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को घटाना, खास तौर पे उन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में लाइक टेक्सटाइल पेपर पल्प केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायोकैटलिस्ट टू सिंथेसाइज केमिकल्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, फैब्रिक्स की और गारमेंट की फिनिशिंग बढ़ाने में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पाइडर सिल्क और बायोटेक डिराइवन कॉटन का उत्पादन किया जा रहा है जो कि वार्मर है, मच स्ट्रॉन्गर है, जिनके अंदर इम्प्रूव्ड डाई रिटेंशन है, अपटेक है, एब्जॉर्बेंसी बेहतर है और रिंकल और श्रिंक रेजिस्टेंस दिखाते हैं। एंजाइम स्वयं में भी एक बड़ा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल महत्व रखते हैं। जैसे डिटर्जेंट में एल्कलाइन प्रोटीएस का इस्तेमाल किया जाना। एंजाइम प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री ह्यूमन एप्लीकेशन इन एंजाइम्स के काफी हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है जैसे प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो कि इनएक्टिव प्लाज्मोजेन और एक्टिवेट करता है करता है प्लाज्मोजेन को प्लाज्मिन में, जो कि फाइब्रिन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करता है ब्लड क्लॉट में। ये इसका उत्पादन बैक्टीरिया से किया जा रहा है जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है बट नॉन स्पेसिफिक है ये और इम्यूनोजेनिक है, इसलिए इसका उपयोग अभी वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इम्यूनोजेनिक है। लेकिन इसके अलावा यूरोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स टीपीए। यूरोकाइनेज को आज की तारीख में बड़ी मात्रा में उत्पादन करना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन टीपीए को सेल कल्चर से प्राप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट बड़ा फील्ड है मराइन बायोटेक या ब्लू बायोटेक। ये डील करता है मराइन रिसोर्सेज पर। तो यहाँ पर मराइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राप्त की जा रही हैं। इस फील्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फूड सप्लाई को इंक्रीज करना, टू आइडेंटिफाई आइसोलेट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच में बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग ट्रेट ऑफ सी एनिमल for their improvement and protect marine ecosystem and gain knowledge about geochemical process occurring in ocean।
सम जो इसके मेजर एप्लीकेशन वो हैं एक्वाकल्चर एंड मरीकल्चर, लाइक क्राउफिश फार्मिंग, कैटफिश फार्मिंग, ट्रॉट फार्मिंग। ट्रांसजेनिक स्पीसीज जैसे सालमन की जो तैयार की गई हैं वो उनके कारण सालमन का बेहतर ग्रोथ होती है। जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स नॉर्दर्न कोड में पाई जाती है या फिर स्मेल्ट में, हेरिंग में, विंटर फ्लोंडर में पाई जाती है, इनका उपयोग करके, इनके जीन का उपयोग करके कोल्ड रेजिस्टेंट वेराइटीज तैयार करना, लाइक टमाटो की। इसके अलावा GFP ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो कि एक जेलीफिश एक्वेरिया विक्टोरिया से प्राप्त की जाती है, इसका रिपोर्टर जीन के रूप में काफी सारे बायोटेक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स में जो कि जीन क्लोनिंग, एक्सप्रेशन और ट्रांसजेनिक्स के लिए होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के केस में साल्मन कैल्सिटोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्सीपेटाइट कोरल रीफ से प्राप्त की जाती है जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बोन एंड कार्टिलेज मैट्रिक्स का। बाइसल फाइबर्स जो है वो सर्जिकल सूचर्स, आर्टिफिशियल टेंडन और लिगामेंट ग्राफ्ट के लिए इनका उपयोग किया जाता है। टेट्रोडोटॉक्सिन जो कि बेहद खतरनाक पॉइजन है, जो साइनाइड से भी 10,000 गुना ज्यादा लीथल है, जो कि फुगु एक जापानीज पफर फिश है उससे प्राप्त होता है। इसका उपयोग करके स्टडी की जाती है सोडियम चैनल्स की, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये कई प्रमुख इसके एप्लीकेशन थे। ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल भी बायोटेक में इंपॉर्टेंट है। इनका मॉडल एनिमल के रूप में उपयोग जैसे डायबिटीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिजीज। इसके अलावा अधिक मात्रा में ह्यूमन प्रोटीन्स का निर्माण करने और इकोनॉमिक जो इससे बेनिफिट हासिल करना है, लाइक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज, सब यूनिट वैक्सीन्स, ये सारा इससे संभव हो रहा है। ट्रांसजेनिक प्लांट का उपयोग करके यील्ड बढ़ाई जा रही है प्लांट की, ज्यादा न्यूट्रिएंट, अधिक न्यूट्रिएंट और अलग न्यूट्रिएंट का उपयोग किया जा रहा है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस आदि प्राप्त किया जा रहा है। कमर्शियल कल्टीवेशन में इनका उपयोग किया जा रहा है, यद्यपि इनके कई तरह के सोशल, इथिकल और बायोसेफ्टी इश्यूज हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।